क्या कोई एक्शन हीरो जो सालों से सिर्फ फिल्मी पर्दे पर गुंडों को पीट रहा हो, वो असल जिंदगी की राजनीति पर पूरी तरह कब्जा कर सकता है? मतलब क्या कोई सिनेमाई स्क्रिप्ट इतनी दमदार हो सकती है कि असली दुनिया के करोड़ों वोटर्स का मन बदल दे? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। 108 108 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सुपरस्टार विजय की नई नवेली पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कड़गम ने अपने दम पर ठीक 108 सीटें जीत ली हैं। ये एक ऐसा जादुई आंकड़ा है ना, जिसने दशकों से जमी हुई राजनीतिक पार्टियों की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। तो आज हम इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे थलपति विजय ने सिर्फ एक मास हीरो की इमेज से निकलकर सत्ता के सबसे बड़े दावेदार बनने तक का ये पूरा सफर तय किया है। ये रील से रियल लाइफ का ट्रांजिशन वाकई कमाल का है। आज हम इस कहानी की तह तक जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे विजय के इस बड़े राजनीतिक दावे की, फिर समझेंगे उनके एक दशक लंबे मास्टर प्लान को। उसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजिकल लेयरिंग पर नजर डालेंगे। फिर चलेंगे पेरम्बूर की ग्राउंड रियलिटी पर और आखिर में बात करेंगे इस इलेक्शन के फाइनल पॉलिटिकल सस्पेंस की। तो चलिए सीधे जंप करते हैं मई 2026 के इस हाई वोल्टेज चुनावी गतिरोध पर, जहां एक बहुत बड़ा राजनीतिक दावा पेश किया गया है। आप जरा इस गठबंधन के गणित को ध्यान से समझते हैं। 232 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 117 का जादुई आंकड़ा चाहिए होता है। अब टीवीएमके ने जीती हैं 108 सीटें, लेकिन पेच ये है कि विजय खुद 2 सीटों से जीते हैं, तो नियम के मुताबिक उन्हें 1 सीट छोड़नी पड़ेगी और एक मेंबर स्पीकर बनेगा। तो उनके पास बचती हैं 106 वोटिंग सीटें। अब इन्हें चाहिए 11 का और सपोर्ट, जो इन्हें मिल रहा है कांग्रेस की 5, लेफ्ट की 4, वीसीके की 2 और आईओएमएल की 2 सीटों से। इन सबको मिला दें तो आंकड़ा पहुंच जाता है 119 पर, यानी बहुमत के पार। लेकिन ठहरिए, असल राजनीति इतनी सीधी थोड़ी होती है। विपक्ष की तरफ से जबरदस्त पलटवार हो रहा है। अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। एएमएमके सीधा आरोप लगा रही है कि टीवीके ने उनके विधायक का फर्जी सपोर्ट लेटर दिखाया है। हद तो तब हो गई जब एएमएमके ने टीवीके को रोकने के लिए हमेशा से एक दूसरे के धुर विरोधी रहे डीएमके और एआईएडीएमके को एक साथ आने तक का सुझाव दे डाला। उधर एआईएडीएमके ने जीतने पर बधाई तो दी, लेकिन बड़ी चालाकी से पार्टी का नाम ही नहीं लिया। और इन सबके बीच गवर्नर ने साफ कह दिया है कि सरकार बनाने का न्योता तभी मिलेगा जब बहुमत का एकदम ठोस सबूत सामने होगा। अब ये जो आज हम राजनीतिक तूफान देख रहे हैं, ये रातों रात नहीं आया है। इसके पीछे एक पूरी स्क्रिप्ट है, एक मास्टर प्लान जो पिछले 10 सालों से तैयार हो रहा था। अगर 2017 की मरसल से लेकर 2024 की गोट तक की विजय की फिल्मों पर नजर डालें तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी। शिक्षाविदों और रिसर्चर्स का मानना है कि ये फिल्में असल में उनके चुनावी घोषणापत्र की तरह काम कर रही थीं। उन्होंने अपनी सिनेमाई इमेज को एक बहुत ही शार्प पॉलिटिकल प्री मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया। इस टाइमलाइन को देखिए, इससे पूरी स्ट्रैटेजी समझ आ जाएगी। 2017 में मरसल आई, जिसमें उन्होंने खराब हेल्थ केयर और जीएसटी का खुलकर विरोध किया। फिर 2018 में सरकार, जो पूरी तरह वोटर्स के अधिकारों पर फोकस थी। 2019 में बिगिल के जरिए महिला सशक्तिकरण और टीम वर्क का नैरेटिव सेट किया। और 2021 में मास्टर में वो युवाओं को सही राह पर लाते दिखे। ये सारी फिल्में एक सोची समझी राजनीतिक बिसात का हिस्सा थीं। अब एक सवाल उठता है कि सिर्फ फिल्में हिट करा के कोई नेता कैसे बन सकता है? इसके पीछे एकेडमिक दुनिया की एक बहुत ही सॉलिड थ्योरी काम कर रही है, जिसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल लेयरिंग। आसान भाषा में कहें तो आइडियोलॉजिकल लेयरिंग कम्युनिकेशन का एक ऐसा तरीका है जहां राजनीतिक संदेशों को सीधे भाषणों में नहीं, बल्कि मनोरंजन के अंदर बड़ी ही चतुराई से छिपा दिया जाता है। फिर दर्शक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और सामाजिक हकीकत के हिसाब से उन छिपे हुए संदेशों को खुद डिकोड कर लेते हैं। इसका फायदा ये हुआ कि विजय को कभी किसी राजनीतिक मंच पर खड़े होकर लंबे चौड़े भाषण नहीं देने पड़े और जनता के दिलों में उनकी एक लीडर वाली छवि अपने आप छप गई। और इस पूरी रणनीति का मास्टर स्ट्रोक था स्क्रीन वाले रक्षक या मसीहा को रियल लाइफ की सत्ता में बदलना। फिल्मों में विजय ने फोर्थ वॉल को तोड़ा, मतलब स्क्रीन से सीधे दर्शकों की आंखों में देखकर बात की। एक के बाद एक रिफॉर्मर या सुधारक का रोल करके उन्होंने वोटर्स के दिमाग में एक ऐसा इमेज ट्रैप तैयार कर दिया जहां लोगों के लिए
पर्दे का हीरो और असल जिंदगी का नेता, दोनों के बीच का फर्क ही खत्म हो गया। खैर, ये तो बात हुई रुपहले पर्दे और थ्योरीज की। लेकिन जब यही सिनेमाई दुनिया पेरम्बूर जैसे इलाके की जमीनी हकीकत से टकराती है, तो तस्वीर एकदम अलग नजर आती है। जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। पर्दे पर जहां सिस्टम के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात होती है, वहीं असल जिंदगी में पेरम्बूर के लोग हाउसिंग बोर्ड के जर्जर और खस्ताहाल मकानों में रहने को मजबूर हैं। फिल्मों में यूथ एम्पावरमेंट और स्पोर्ट्स की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ ग्राउंड पर युवा भयानक तरीके से नशे की गिरफ्त में हैं। पर्दे पर विमेन राइट्स की लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन हकीकत में यहाँ टीनेज लड़कियों की कम उम्र में शादी की अनगिनत कहानियां हैं जो कभी रिपोर्ट ही नहीं होती। इस जमीनी दर्द को समझना हो तो पेरम्बूर में सब्जी बेचने वाली सेल्वी एम की ये बात सुननी चाहिए। वो कहती हैं, मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ एक दिन गुजारने पर कोई भी देख सकता है कि लड़के कुछ न कुछ सूंघ रहे हैं, खा रहे हैं या इंजेक्शन्स ले रहे हैं। ये उन लोगों का सीधा गुस्सा और हताशा है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस घोर निराशा के बीच भी कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल सॉल्यूशन निकलकर आ रहे हैं। जैसे पिंक ऑटो चलाने वाली और टीवी के कैडर रेणुका देवी का कहना है कि उनका पहला कदम होगा उन स्कूली लड़कियों को अपना फ़ोन नंबर एक हेल्पलाइन की तरह बांटना, जिन पर कम उम्र में शादी का दबाव है। ये दिखाता है कि टीवी के ज़मीनी कार्यकर्ता सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, वो असल में कम्युनिटी के बीच जाकर सीधे और ठोस समाधान देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस कांटे की टक्कर में बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं? सत्ताधारी डीएमके का पूरा फोकस नए पुलों और मेट्रो कनेक्टिविटी जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर है। पीएमके महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने का वादा कर रही हैं। वहीं एनटीके चुपचाप लेकिन मजबूती से नशा मुक्ति अभियान पर काम कर रही है। और इनके सामने है टीवी के, जो 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के विशाल नेटवर्क के साथ यूथ फोकस्ड जमीनी समाधान लेकर उतरी है। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के फाइनल क्लाइमेक्स पर, विधानसभा के अंदर चल रहे इस हाई स्टेक सस्पेंस पर। इस पूरे चुनाव में एक बहुत बड़ा जेनरेशनल डिवाइड यानी पीढ़ियों का अंतर साफ दिख रहा है। जो पुराने वोटर्स हैं वो अभी भी पुरानी ड्रेविडियन पार्टियों के साथ ही टिके हुए हैं, क्योंकि उन्हें पिछली कल्याणकारी योजनाओं का सीधा फायदा मिला है। लेकिन जो नया और युवा वोटर है वो इस सिस्टम की सुस्ती से एकदम परेशान हो चुका है। वो कुछ नया, कुछ फ्रेश चाहता है, और टीवी ने बिल्कुल सही समय पर युवाओं की इसी बेचैनी को कैश किया है। और इसी बदलाव की आंधी में एक सबसे अहम मोड़ आया वीसीके पार्टी के फैसले से। पार्टी के अंदर डिप्टी सीएम पद को लेकर लंबी बहस हुई, लेकिन अंत में वीसीके ने टीवीके को बाहर से बिना शर्त समर्थन दे ही दिया। और बस इसी एक कदम ने टीवीके को 117 के उस जादुई आंकड़े तक पहुंचा दिया जिसे सरकार बनाने का उनका दावा पुख्ता हो गया। अब इन सब के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिल्मों में गढ़ा गया ये शानदार राजनीतिक मास्टर प्लान क्या असल सरकार चलाने की कठोर और कड़वी सच्चाइयों के सामने टिक पाएगा? क्या कोई सिनेमाई स्क्रिप्ट सड़क पर रोजमर्रा की जिंदगी से जूझ रहे आम इंसान की समस्याओं का असली समाधान बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब आने वाला वक्त ही देगा। तब तक के लिए इस दिलचस्प राजनीतिक कहानी पर नजर बनाए रखना जरूरी है। साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।